को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर अवर डेली लाइफ एक्टिविटीज, जो भी हमें एक्टिविटीज करनी है। ओके रितंजय, रेस्पिरेशन को समझना है तो एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्लांट्स के नीचे या पेड़ के नीचे, ट्रीज के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्यों? यस आर्यन। मैम क्योंकि रात के टाइम जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं। यस, क्योंकि रात के टाइम पे लाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है, सो नो फोटोसिंथेसिस इज देयर, रेस्पिरेशन हो रहा है। उस रेस्पिरेशन में प्लांट ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो यू विल फील सफोकेशन। इसलिए प्लांट्स के नीचे, ट्रीज के नीचे हमें रात को नहीं सोना चाहिए। तो नाइट में आपको वहां पे रेस्पिरेशन क्लियर हो रहा है, रेस्पिरेशन हमेशा ऐसा ही होगा। ओके, so in this case there is a chemical reaction, that is carbon dioxide is reacting with calcium hydroxide and there is formation of calcium carbonate which is white and insoluble in water, that's why it turns milky. And this activity under इस एक्टिविटी से आपको पता क्या चलता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट हो रही है इन दी रेस्पिरेशन। यस आकांक्षा। नो बेटा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ट्रीज होते हैं जिनके नीचे हम रात को सो सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा कोई ट्री नहीं होता बेटा, जिनके हम नीचे सो सकते हैं, मैम पीपल बोलते हैं। पीपल बोलते हैं, है नहीं ऐसा। आज तक तुमने किसी को सुना है कि वो पीपल के पेड़ के नीचे सोया हो? मैम मैंने गूगल पे एक बार सर्च किया था तो उसमें भी दिखा रहा था कि आपको पता है पीपल का पेड़, तो ये माना जाता है कि पीपल के पेड़ पे रात को भूत रहते हैं। पता नहीं। हाँ, क्यों कहते हैं वो भी बताती हूँ। सही चीज यही है बेटा, एक्चुअल में पीपल का पेड़ बहुत घना होता है ना, बहुत घना होने के कारण आप देखो रात को वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा। उसके नीचे जो अगर कोई पर्सन सोएगा तो क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा सफोकेशन है। इसलिए पीपल के पेड़ के लिए तो बहुत ज्यादा मिथ है कि उसके ऊपर हमेशा भूत रहते हैं, लोगों को मार देता है भूत। पुराने टाइम से ही चली आई है बात की ये चीज, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। वो पुराने लोगों ने एजुकेट तो किया नहीं, उसके साथ ये चीजें जोड़ दी, क्योंकि हमारे जो पुराने लोग थे वो इन सब चीजों से बहुत डरते थे, है ना, तो ये चीजें जोड़ दी। वो बहुत ज्यादा घना है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी ज्यादा आती है रात को। ठीक है, ओके मैम। ओके। सो इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन होगा तो वहां पर जो एक्चुअल में रिएक्शन हो रही है वो क्या होती है, ग्लूकोज वो मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट का वो पार्ट है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ। ओके, डाइजेस्ट होगा, स्टार्च डाइजेस्ट हुआ, स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है दैट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड दिस गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन हुआ। इन चैप्टर 1 हमने डिस्कस किया था कि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है दैट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एनर्जी निकलती है। और अगर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में क्या लिबरेट होती है बेटा, एनर्जी। अब ऐसा ही एक प्रोसेस आपके घर में एलपीजी गैस में भी होता है। जो एलपीजी गैस है उसकी रिएक्शन भी ऑक्सीजन के साथ होती है, सेम वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। ठीक है ये बात, और साथ में आपको एनर्जी भी मिलती है ना। आप उस एनर्जी का क्या यूज करते हो? यस, हाँ, कुक फूड, हम उसे खाना पकाते हैं, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब उससे खाना तो पकाते हैं, बट आपने एक चीज देखी होगी कि उसमें हम लोग उस एनर्जी को हीट एनर्जी की फॉर्म में यूज करें हैं, खाना भी पका रहे हैं।
वहां पे एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो जो गैस है वो बर्न होनी स्टार्ट होगी। हमारी बॉडी में भी ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में एनर्जी निकलती है। ये हमारी बॉडी ले लो, चाहे प्लांट की बॉडी ले लो, ये जो एनर्जी निकल रही है ये कंट्रोल्ड फॉर्म में निकलती है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर जितना रहना चाहिए उतना ही मेंटेन रहता है, बर्निंग का प्रोसेस नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। दिस इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बहुत सारे एंजाइम्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, राइट? अब ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कहाँ पर होता है? रेस्पिरेशन को बेटा हम दो पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड अदर वन इज इंटरनल। नाउ एक्सटर्नल मींस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। तो क्योंकि देखो बेटा जो एक बहुत डिफरेंस है प्लांट्स में और एनिमल्स में। जो एनिमल्स है या हमारी बॉडी है बेटा, हमारी बॉडी के बाहर एक कवर है स्किन का। जो स्किन है वो हमें एटमॉस्फेयर से सेपरेटेड रखती है और हमारी बॉडी डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकती। तो हमारे अंदर एक सिस्टम बना हुआ है जो ऑक्सीजन को इनटेक करता है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज लंग्स, जहां पर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड आती है और वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसको हम लेंगे बाद में। अभी हम चलते इंटरनल रेस्पिरेशन। ये जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब की, कहाँ एब्जॉर्ब हुई? इन दी ब्लड। ब्लड ने आगे इस ऑक्सीजन को पहुंचाना है टुवर्ड्स ईच एंड एवरी सेल। हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस अपना होगा। उस रेस्पिरेशन को ही हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि हर सेल के अंदर ये रेस्पिरेशन होता है। ओके, सो रेस्पिरेशन अब जो हमारी सेल्स हैं उनके अंदर किस टाइप से होता है वो आपको यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से ये बना हुआ है। 3 तरीके का रेस्पिरेशन होता है। ये 3 फॉर्म्स कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या बेटा? ग्लूकोज। साइटोप्लाज्म में ये जो हमारा ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होता है बेटा पायरूवेट में, और वी कैन से पायरूविक एसिड या पायरूवेट की फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज में हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 6। और जो पायरूवेट है दैट कंटेन्स 3 कार्बन। उसके अंदर कितने कार्बन है? 3। तो पायरूवेट के कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होंगे? टू, बिल्कुल ठीक। पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो छोटा हो गया, उसके 2 पार्ट हो गए, और इन 2 पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? पायरूवेट। यस मुकुल? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा या एरोबिक? अभी ये वाला एरोबिक हो एनारोबिक हो कॉमन पाथ है। साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज से पहले पायरूवेट बनना है बेटा, वो चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दैट पाथ इज कॉमन पाथ, वो एक ही प्रोसेस है। ठीक है, वो यही है। इसमें हम एरोबिक एनारोबिक नहीं लेते। ओके, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। इसको हम और क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद ये जो पायरूवेट के 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हमारे पास फॉर्म हो गया, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो गया। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ग्लाइकोलिसिस में जो एटीपी फॉर्म होते हैं दे आर 2 ATP। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? ईशान गोयल, ईशान। यस ईशान? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यस, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक इसका और फॉर्म होता है दैट इज एडीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीपी?
यस सिमरन. Adenosine diphosphate. Yes, adenosine diphosphate. Adenosine diphosphate is converted to ATP, and there is utilization of energy. So energy gets stored in the form of ATP. ADP से ATP जब बनता है तो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है और ATP बनके हमारे पास पड़ा रहता है. जब ये वापस ATP ADP में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी आपको इसमें से लिबरेट होकर के मिल जाएगी आपकी बॉडी को. यू विल गेट दी एनर्जी. ओके, तो ये कन्वर्जन ही आपको एनर्जी देता है. सो ATP इज आल्सो कॉल्ड द करेंसी ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी. ओके, ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP निकलते हैं? 2 ATP. अब इसके आगे पायरुवेट का क्या होगा? पायरुवेट के 3 फेट हैं, मतलब 3 तरीके से उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है. अब 3 वो जो 3 वेज हैं उनमें से सबसे पहला वे जो है, जो जनरल हम पढ़ते हैं, दैट इज दिस वे. इन विद दिस पायरुवेट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? Yes, Rajshri. Powerhouse of the cell. Yes, mitochondria is also called powerhouse of the cell. And इसीलिए इसको powerhouse of the cell कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आगे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना है. पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में तब जाएगा अगर वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है. वहां पर उस पायरुवेट का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और फर्दर ऑक्सीडेशन होने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है और साथ में कौन क्या लिबरेट होती है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. एंड इन दिस प्रोसेस देयर इज लिबरेशन ऑफ 36 ATP. बहुत ज्यादा एनर्जी आपको मिलती है. ठीक है, यस संस्कृति. ओके, अगर मैम वो माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम बताने के लिए क्या? ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आपको 36 ATP एनर्जी मिलती है. नाउ इफ देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो कम है, तो ऑक्सीजन कम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम कहाँ पर होगी? पहले तो हम ये देखें. तो आप बताइए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम कहाँ पे होती है? कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कम हो जाती है ऑक्सीजन? यस आर्यन. मैम इन मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन. मसल सेल्स में ऑक्सीजन कम क्यों हुई? कैसे कम हो गई? यस देवा. हम जब ज्यादा काम करते हैं मैम, जैसे कि बॉडी को फिजिकली, हम तब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है क्योंकि हम ब्रीथ नहीं कर पाते हैं. यस, जब हम रनिंग करें, जब आप रनिंग करते हो तो आपने तब भी देखा होगा बेटा, जब रनिंग करते हैं तो हम ब्रीदिंग का प्रोसेस जो स्टेप है वो हमारा स्लो हो जाता है, हम उससे ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं. तो इन दैट केस जो हमारी मसल्स हैं वहां तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. इन दैट केस हमारी मसल्स में जो ऑक्सीजन है उसकी लैकिंग हो जाती है, कम हो जाती है. अब देखो ऑक्सीजन की तो लैक हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई, बट आपको एनर्जी चाहिए क्योंकि आप दौड़ रहे हैं. तो वहां पर क्या होता है कि एक बार में ये जो पायरुवेट है ये जल्दी जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में. और आपको बहुत कम यानी कि अगेन 2 ATP एनर्जी ही आपको ऑब्टेन होती है. इस लैक्टिक एसिड में भी 3 ही कार्बन एटम प्रेजेंट. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. आपने ये देखा होगा जब आप खूब देर तक रनिंग कर लेते हो तो उसके बाद आपको थोड़ी थकावट फील होती है ना? तो वो जो क्रैम्प्स हैं या जो फटीग है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन योर मसल्स. वो आपकी मसल्स में जो लैक्टिक एसिड बन गया उसी के कारण आपको फटीग होती है. आफ्टर दैट क्या होता है? आप थोड़ी देर रेस्ट करते हो. जब आप रेस्ट करते हो तो आपको बड़ा फ्रेश फील होता है और आपकी सारी जो फटीग, आपकी थकान है, आपके जो क्रैम्प्स हैं वो ठीक हो गए. क्या होता है फिर उस टाइम पे? जो लैक्टिक एसिड है बेटा वो एक बार उस टाइम पे जरूरत थी. हम भी ऐसे ही करते हैं ना, हमें जल्दबाजी हो तो हम एक बार रफ रफ सा लिखते जाते हैं. क्लास में यही करते हो ना, एक बार रफ रफ लिख लिया, फिर बाद में उसको बैठ के प्रॉपरली सुंदर सुंदर अपनी कॉपी पे प्रॉपर नोट्स बनाते हो. सेम हमारी बॉडी के अंदर भी यही होता है. तो एक बार उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी ऑक्सीजन की, तो उसने पूरे प्रोसेस में जाने की बजाय फटाफट अपने आप से लैक्टिक एसिड बना के रखी है.
बट अब उस लैक्टिक एसिड के कारण क्या हो रही है, फटीग हो रही है। तो जब हम रेस्ट करते हैं, रेस्टिंग के टाइम पे हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, धीरे धीरे ये लैक्टिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यानी कि फाइनली दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो कन्वर्ट होगा ही होगा। और फिर आपकी मसल्स में कोई फटीग नहीं रहेगी, कोई क्रैम्प्स नहीं रहेंगी, एंड यू विल फील अगेन फ्रेश, राइट? यस मुकुल। मैम गलती से ऊपर Okay. है क्या? Okay. Now absence of the oxygen in yeast. This is called fermentation process. Actual में उसको भी lactic acid की formation को भी हम fermentation ही कहते हैं. That is called lactic acid fermentation, and this is called alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation जो है that exists in the plants, not in the animals. Alcoholic fermentation में alcohol की जो है फॉर्मेशन होती है, दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. दिस इज द ऑक्सीडेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज नो ऑक्सीजन. ठीक है, यीस्ट जो एक प्लांट है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन करवा सकता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन दिस केस द पाइरुवेट कन्वर्टेड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या लिबरेट होती है, एनर्जी. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल बनते हैं बेटा, और 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड. इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, टोटल हो गए 4. कार्बन डाइऑक्साइड में एक होता है कार्बन, और 2 हो गए, टोटल हो गए ये 4. आपके टोटल 6 जो कार्बन एटम है वो कंप्लीट हो गए. सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. इथेनॉल इज अल्कोहल, एंड अल्कोहल विच इज used for drinking, वही अल्कोहल है, और ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, और इसी प्रोसेस से बनाया जाता है. जो ग्लूकोज है या सुक्रोज है, ग्लूकोज एक्चुअली बनता कहाँ से, सुक्रोज से. तो उस सुक्रोज के अंदर, उसके जूस के अंदर जो शुगर केन होता है, उसके जूस में यीस्ट डाल के उसको बिल्कुल एक एनारोबिक कंडीशन दे दी जाती है, मतलब उसको बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं या नीचे जमीन में दबा देते हैं, और फिर धीरे धीरे उसमें फर्मेंटेशन होती है, और फर्मेंटेशन से उसमें क्या बनता है बेटा, इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है. इस प्रोसेस में एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, बिकॉज दिस इज नॉट कंप्लीट ऑक्सीडेशन, राइट? सो दीज आर द 3 वेज. प्लांट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. ये दोनों प्रोसेस में एनर्जी बहुत कम मिलती है, बट अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस प्रॉपर है, इन दैट केस द पाइरुवेट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. इट विल गेट oxidized to carbon dioxide and water. That is called complete oxidation, and in that case we get large quantity of energy. बट ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी एनर्जी हमने उसी टाइम पे खत्म कर देनी है. वो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहती है. खाना हम दोपहर में खाएंगे, सुबह खाएंगे, बट पूरा दिन हमारे पास एनर्जी रहती है, बिकॉज ऑफ दैट स्टोर्ड एनर्जी, राइट? नेक्स्ट, ओके, अब हम आ गए सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद. हमें पहले अब देखना है कि हम इनटेक कैसे करते हैं. सो इसके इनटेक में जो ऑक्सीजन का इनटेक है हमारा बेटा, वो कैसे होगा, उसका जो पाथ है आप उसको समझे पहले. यहाँ पर एयर है, और इस एयर को हमें इनटेक करना है. ठीक है, तो ये आपका नेजल पैसेज है. नेजल पैसेज से एयर अंदर एंटर करेगी. तो अंदर एंटर क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन या एयर? यस रितंजय, रेज हैंड, देन आई विल अनम्यूट यू. यस रितंजय. मैम आई हैव अ डाउट. यस मैम हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग अगर दौड़ रहे हैं तो हाँ. हमारे मस्तिष्क पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा. बिल्कुल.
इन मान लो फॉर एग्जांपल वो 200 मीटर में उसकी सारी ऑक्सीजन खत्म होगी और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग गया, तो क्या उसके अंदर लैक्टिक एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस होता रहेगा? हाँ, मतलब एसिड प्रोड्यूस होता रहेगा। आपने ये भी देखा होगा ना बेटा, क्या होगा कि जब तक वो थोड़ी लैक ऑफ ऑक्सीजन है, मसल्स में जो रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की बिल्कुल डेफिशिएंसी नहीं है। मैं आपको वापस लेके चलती हूँ बेटा, यहाँ पर आप इसको वापस से देखें। इसके अंदर यहाँ पे आपको ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो शायद आप लोगों ने भी नहीं ध्यान दिया और मैंने भी आप लोगों को नहीं, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, these two points have some difference. एब्सेंस मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई। ठीक है, तो जब आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करते करते आपके अंदर लैक्टिक एसिड बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा भी आता है जब बेटा पर्सन क्विट कर देता है, मैं और नहीं दौड़ सकता, बस खत्म, मेरी एनर्जी खत्म, क्योंकि अब उसके अंदर उतनी सी एनर्जी भी नहीं बची। होता है ना, तो हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे अंदर कहीं पे भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा। यस, सिमरन बता रही थी शायद कि हमारे अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है या एयर जाती है? तो हमारे अंदर जाती है एयर, क्योंकि चैट में आंसर आ चुका है। तो एयर ही है बेटा हमारे नोज में, कोई फिल्टर नहीं है ऐसा कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से फाइंड आउट कर सके कि ऑक्सीजन ने ही अंदर जाना है। ऑक्सीजन पूरी एयर अंदर जाएगी। ठीक है, तो एयर जब जाती है तो सबसे पहले ये क्या है बेटा, नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी में क्या चीज स्पेशल प्रेजेंट रहती है? एनी आइडिया? एक तो होते हैं बेटा इसमें हेयर्स और एक होता है म्यूकस। हेयर क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं, एयर को फिल्टर करके क्या करते हैं वो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। म्यूकस जो है वो एयर को क्या कर देती है, मॉइस्चर्ड कर देती है। ठीक है, अब आप एक चीज और देखिए, आपका जो नेजल पैसेज है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखा हो तो सीधा ही क्यों नहीं बना दिया? गॉड ने पहले बनाया कि एयर ऊपर की तरफ जाती है फिर नीचे वापस आती है, ये ऐसा क्यों है? उसका बेनिफिट है क्या हमें कोई? ऐसा ही है ना आपका, म्यूकस तो है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर्ड हो जाती है। जो नेजल पैसेज है वो देखो आप, पहले ऊपर की तरफ एयर जाती है फिर नीचे वापस आ जाती है ना, तो वो ऐसा लॉन्ग प्रोसेस क्यों बना दी, सीधा क्यों नहीं जा रही? हेयर्स में डस्ट पार्टिकल फिल्टर करती है, एयर मॉइस्चर्ड हो गई। अब क्या हुआ बेटा, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है और एयर का टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस होता है, तो वो जो पैसेज है, जो वो एयर उसमें से पास होकर के अंदर की तरफ जाती है, तो इतने टाइम में एयर और बॉडी के बीच में हीट एक्सचेंज होने से द टेम्परेचर ऑफ एयर बिकम्स इक्वल टू योर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, विंटर सीजन में हम ज्यादा बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार हम बहुत, मतलब वो जो एयर है वो ठंडी एयर ही हमारे अंदर चली गई, तो इस कारण से लंग्स में प्रॉब्लम आती है। अगर आपके बॉडी टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर वाली एयर अंदर जाएगी तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो वो टेम्परेचर को भी उसको सेट करना है। ओके, नेजल कैविटी से फिर जो आपका ये एयर है दैट पासेस फ्रॉम फेरिंग्स, फेरिंग्स से वो पास करती है बेटा इन दी ट्रैकिया। तो ये आपके आगे बेटा ट्रैकिया, ट्रैकिया है विंड पाइप, ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। फेरिंग्स हमने और कहाँ पे पढ़ा था? फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों का कॉमन पैसेज है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दैट विच पार्ट और विच ऑर्गन इज कॉमन फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज फेरिंग्स। ठीक है, ये कॉमन है। अब जो ट्रैकिया है विंड पाइप, विंड पाइप में से तो सिर्फ हवा नहीं जाना है, एयर ने ही जाना है। तो जो विंड पाइप है बेटा वो कोलैप्स नहीं होती है। क्यों कोलैप्स नहीं होती? उसकी स्पेशल स्ट्रक्चर में क्या है? यस देवा?
हम क्योंकि जो ट्रैकिया है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से कवर किया जाता है उसको, यस इसलिए जब एयर बाहर जाता है तो प्रेशर मेंटेन प्रेशर से वो कोलैप्स नहीं होता। यस एक्चुअल में देखो यहाँ पे सिर्फ विंड ही प्रेजेंट है, तो इसकी जो पाइप है उसको शेप को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्प्रिंग प्रेजेंट होते हैं बेटा हमारे थ्रोट पे, और वो आपको फील भी होते हैं। तो आपकी विंड पाइप आपके आगे की तरफ है बेटा, और फूड पाइप आपके पीछे की तरफ है, ठीक है। तो अब आप देखिए सब विंड पाइप के अंदर है कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है, सी शेप के, क्योंकि सिर्फ आगे की तरफ ही आपको वो रिंग सी शेप का चाहिए, पीछे की तरफ फूड पाइप है, नहीं तो फिर फूड पाइप में से फूड प्रॉपरली पास नहीं हो पाएगा, इसलिए वहां पे वो पूरा सर्कल नहीं है, पूरा कंप्लीट रिंग नहीं बनाया, वहां पे सिर्फ सी शेप रिंग है, ताकि वो उसकी शेप भी मेंटेन रहे, वो कोलैप्स ना हो, और वो फूड पाइप के लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। ओके, अब ये यहाँ से ट्रैकिया से विंड पाइप से होते हुए एयर गई हमारे आगे। जो ये ट्रैकिया है बेटा ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इन टू पार्ट्स को हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई प्लूरल है, ब्रोंकस एक लंग की तरफ जो जाएगा उसको हम सिंगुलर फॉर्म में क्या कहेंगे, ब्रोंकस। ब्रोंकस आगे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है विच आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, जिनको हम क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स जो है वो आगे देखिए छोटे छोटे बबल्स की फॉर्म में जो पार्ट्स हैं उनके अंदर वो ओपन हो रहे हैं, एंड दीज स्मॉलर पार्ट्स आर कॉल्ड एल्वियोलर सैक्स। ओके, ये जो एल्वियोलर सैक हैं ये छोटे पार्ट हैं और इनकी शेप इस टाइप की है जहां पे अल्टीमेटली एयर ने आकर के एंटर करना है। लंग्स बहुत डेलिकेट होते हैं, इसलिए इनको एक केज लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है इसमें पीछे की तरफ है वर्टिब्रल कॉलम, आगे की तरफ है स्टर्नम, और ये साइड्स पे क्या प्रेजेंट है बेटा, रिब्स। और इस कैविटी को, जो यहाँ पे हमारी बॉडी की कैविटी है, इस कैविटी का नाम क्या था, मैंने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताई थी। एक हमारी एब्डोमेन, ये टोटल कैविटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ट्रैकिया इज कॉल्ड ट्रैकिया बेटा, दैट इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप और ट्रैकिया। यस अदिति, Ma'am, it is called thoracic cavity. यस, ऊपर वाली जो कैविटी है दैट इज थोरैसिक कैविटी, एंड थोरैसिक कैविटी कंटेन्स ओनली लंग्स एंड हार्ट। हार्ट कौन सी साइड में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड होने के कारण जो लेफ्ट साइड का लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होगा, है ना, और राइट साइड का लंग थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा। अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट भी प्रेजेंट है, तो जगह तो उतनी ही रहेगी ना बेटा, थोड़ा सा उस कारण से छोटा हो जाएगा। इस थोरैसिक कैविटी के नीचे जो कैविटी है दैट कैविटी इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी को कौन सा पार्ट सेपरेट करता है उसका नाम बताइए। यस सिमरन, मैम डायफ्राम। डायफ्राम, ठीक है, वो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो डायफ्राम तो रेस्पिरेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब आपको पढ़ना भी है कि उसका क्या रोल है। ओके, तो ये आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया बेटा। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वियोलाई पे जाकर के क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ दी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। जो ऑक्सीजन है, इस जो कैपिलरीज हैं इनके अराउंड बहुत ज्यादा कैपिलरीज का जाल होता है। कैपिलरीज क्या है, जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। सिंगल सेल्ड इनकी थिकनेस होती है वॉल की, इस कारण से एक्सचेंज इजीली हो जाता है। ऑक्सीजन निकल के एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो निकल के चली जाती है बेटा इन दी कैपिलरी, और कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड किसमें एंटर कर जाती है, इन दी एल्वियोलाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। अब ये जो एल्वियोलाई हैं, इन एल्वियोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड से एनरिच्ड है, जो एयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हो जाती है, एनरिच्ड हो जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से फिल्ड जो मोर क्वांटिटी वाली एयर है वो एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंक्स,
फिर नेजल कैविटी से होती हुई वापस उसी पाथ से वापस आ जाएगी। तो आप देखिए जब रेस्पिरेशन करते हैं, एक बार आपने इनटेक किया, फिर आप एक्सहेल भी करते है ना, दोनों प्रोसेस एक बार में एक ही प्रोसेस चलेगा, इनहेल और फिर एक्सहेल। ओके, अब हम देखते हैं कि जब ये आप बिना सोचे समझे, आपका कोई ध्यान नहीं है, फिर भी आपकी बॉडी अपने आप रेस्पिरेशन करती है। एक तो है आजकल बहुत चल रहा है कि योगा करो, है ना, जिसमें आप अनुलोम विलोम करते हो, वहां पे तो आप सोच के कर रहे हो ना कि इधर से लेना इधर से नहीं। आप किसी भी काम में बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, आपका कोई ध्यान नहीं होता, फिर भी रेस्पिरेशन अपने आप होता रहता है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है और विच वी कैन से ब्रीदिंग, वो किस टाइप से होती है उसको अब हम समझते हैं कि एयर अपने आप अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एयर अपने आप बाहर कैसे निकलती है। किसी को पता है कैसे होता है ये? यस, अदिति। Ma'am, because it's an involuntary process. ओके, और कोई? डिफ्यूजन, ठीक है। यस रितंजय। यस रितंजय। Yes, ma'am. Ma'am, what was the question? हाँ, क्वेश्चन इज हाउ इज दिस पॉसिबल कि एयर अपने आप ही अंदर जा रही, पूरी मैकेनिज्म क्या है कि एयर अपने आप अंदर चलेगी, एयर कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एयर अपने आप बाहर आ गई। इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे हमारा ध्यान ना भी हो तो भी अपने आप चलता रहता है रेस्पिरेशन। मैं तो इतना ज्यादा भूल जाती हूँ चीजों को कि मुझे लगता है कि अगर गॉड ने ये मैकेनिज्म ना डाली होती तो मैं शायद रेस्पिरेशन करना भी भूल जाती। तो ये चीज बहुतों के साथ होगी ना, नॉट ओनली विद मी, पर वो गॉड ने इतनी अच्छी मैकेनिज्म बनाई कि अपने आप चलता रहता है। कितनी अच्छी चीज है। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो पा रहा है? Diffusion and hemoglobin present. ओके, यस देवा। मैम क्योंकि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, यस, और जब एक्सहेलेशन करते हैं तो वो थोड़ा नीचे चला जाता है, वाइड हो जाता है नीचे। तो हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में प्रिंसिपल जो है दैट इज बेस्ड फिजिक्स बेस्ड। एयर हमेशा, एयर की मूवमेंट किस तरफ होती है, एनी आइडिया? प्रेशर के बेसिस पे बताइए। एयर हमेशा मूव करता है फ्रॉम विच प्रेशर साइड टू अदर? ये सिमरन? हम हाई टू लो। यस, हमेशा एयर हाई प्रेशर साइड से लो प्रेशर साइड की तरफ मूव करती है, एंड दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप होगा, हमें नहीं करवाना पड़ता। तो इसी चीज को गॉड ने हमारी बॉडी में डाल के भेजा। अब हमारे पास यहाँ पे ये देखिए बेटा, ये क्या चीज बनी हुई है, इसने क्या बनाया हुआ है, ये ब्राउन कलर का, दिस इज डायफ्राम। ओके, तो इस डायफ्राम का क्या रोल है यहाँ पर? ये जो डायफ्राम है ये अभी इस शेप में है, तो क्या होता है, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है, सीधा हो गया बिल्कुल। इसके फ्लैट होने के कारण ये चीज जो जगह थी, पहले तो लंग्स इतने श्रिंक हो गए थे, अब जब ये चीज यहाँ से निकल के इस तरफ नीचे की तरफ फ्लैट हो गई, तो ये लंग्स क्या, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ गया, लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे, जो रिब्स हैं बेटा वो बाहर की तरफ आ जाती है। तो टोटल में क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, लंग्स एक्सपैंड हो गए, जिसके कारण यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, कम। लंग्स का प्रेशर कम हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है, यानी कि ये हो गया हाई। तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप अंदर की तरफ मूव करती रहेगी। फूड को एनगल्फ करने के लिए आपको एपिग्लोटिस को मूव करवाना पड़ता है, बट एयर के लिए नहीं करना पड़ता, अपने आप होता है वो काम, है ना। तो ये देखो, ये कितनी अच्छी चीज बनाई गॉड। अब क्या हुआ, रेस्पिरेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड से एनरिच्ड बॉडी जो एयर है वो लंग्स में फिल हो गई,
तो ये डायफ्राम जो है ये वापस इसी डोम शेप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एयर का जो ये पार्ट है, ये एरिया जो पहले वॉल्यूम लंग्स को मिला था वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिब्स वापस अपनी जगह पे चली जाती हैं, तो थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है दैट डिक्रीजेस, प्रेशर गेट इंक्रीज्ड। लंग्स का प्रेशर बढ़ गया, एयर का प्रेशर उतना ही है, दैट बिकम लोअर देन दी प्रेशर ऑफ लंग्स, तो इसलिए इसमें जो एयर फील्ड है वो सारी की सारी कहाँ से आ जाएगी बेटा, बाहर आ जाती है। तो डायफ्राम इज अ मस्कुलर ऑर्गन, उसने थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग तो किया था, बट दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और वी कैन से ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट? Yes, the part of brain which controls the respiration, that is medulla oblongata. ये ब्रेन का पार्ट है बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है और इसको इनवॉलंटरी बनाता है, बट हम कुछ टाइम के लिए अपने रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा टाइम के लिए हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? ओके, अब एक क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए कि अगर जो फिशेस हैं वो कैसे रेस्पिरेशन करती हैं, एनी आइडिया विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व्ड इन दैट फॉर फिशेस? गिल्स, बिल्कुल ठीक, बड़ी जल्दी क्विक आंसर आया, गिल्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जो गिल्स हैं बेटा, अगर फिश को आपने वो एक्वेरियम जो होते हैं वहां पे आपने फिशेस को अगर ध्यान से देखा हो तो उनके गिल्स बड़ी जल्दी जल्दी मूव करते हैं, ठीक है? तो उनकी जो रेस्पिरेशन की रेट है वो बड़ी फास्ट होती है एज कंपेयर टू लैंड एनिमल्स, ठीक है? जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी रेस्पिरेशन रेट बहुत फास्ट होती है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। व्हाई? रितंजय, यस मैम। व्हाई? मैम आई विल डाउट। ओके, यस। मैम मेरा डाउट ये था कि जो रिंग ऑफ ट्रैक कार्टिलेज होता है जो ट्रैकिया में, स्पेसिफिक नाम क्या होता है? कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग ही कहते हैं बेटा उनको, सी शेप्ड रिंग। मैम और कुछ भी कहते हैं इसे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि और कुछ कहते हैं, बाकी मैं चेक कर लूंगी। ओके, यस, यस देवा, यू टेल द रितिका। यस रितिका। Yes, ma'am, because there is in water there is dissolved oxygen and there is very less amount of oxygen in water. यस, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिकॉज जो aquatic animals हैं they can intake the dissolved oxygen present in the water and the quantity of oxygen which get dissolved in water is very less, that's why it is their respiration rate is very fast, उनको बहुत जल्दी जल्दी respiration करना पड़ेगा, but in the atmosphere the oxygen is 21%, oxygen की quantity ज्यादा है तो इसलिए हमारी respiration की जो rate है वो comparatively slow होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया?
ओके जो ऑक्सीजन है दैट विल एंटर इनटू दी ब्लड, वो ब्लड के अंदर एंटर कर गई। अब ब्लड से वो ऑक्सीजन पहुंची टुवर्ड्स ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, और हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देयर इज ऑक्सीडेशन। पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, साइटोप्लाज्म में ही कन्वर्ट होता है, फिर वो पायरुवेट एंटर कर जाता है इनटू दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, 2 एटीपी पहले प्रोड्यूस हो गए थे, सो टोटल कंप्लीट ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में बनते हैं 38 एटीपी। वो जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकली, वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे सेल में से निकल के ब्लड में एंटर कर जाएगी, ब्लड उसको लेकर के फिर कहाँ तक आएगा, एल्वियोलाई तक, और एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने से वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में एंटर कर जाएगी और लंग्स से वो बाहर रिलीज हो जाएगी। Okay, now yes, now one question, the process common to aerobic and anaerobic respiration is oxidation, glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain. ग्लाइकोलिसिस। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होता है बेटा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, जिसमें मैंने आपको कहा कि 36 एटीपी रिलीज होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी और क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसमें 36 एटीपी रिलीज होते हैं। The production of alcohol by yeast is called brewing, respiration, fermentation, none of these. Yes. Okay. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। The production of alcohol by yeast is called brewing, fermentation, respiration, none of these. Fermentation is the right answer जो चैट में आ गया। Lowering of diaphragm results in, डायफ्राम अगर लोअर हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इट इज नॉट रिलेटेड विद रेस्पिरेशन, डाइजेशन। इंस्पायरेशन क्योंकि अंदर की तरफ, क्योंकि ब्लड जो आपकी थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। यस, ये क्वेश्चन करते हैं बेटा। आपके पास 4 स्टेप्स हैं, उनको ऑर्डर में लगाना आपने। गैसियस ट्रांसपोर्ट, ब्रीदिंग, टिश्यू रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या क्या है मैं वापस से लिख देती हूँ बेटा। Gaseous transport, breathing, tissue respiration, cellular respiration. Arrange them in correct order. सबसे पहले क्या आएगा, ब्रीदिंग, बिल्कुल ठीक है, चैट में आंसर आ गया है।
सबसे पहले हम ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीदिंग करके जो गैसेस है उनका ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स ईच सेल, फिर उसके बाद टिश्यू तक पहुंचेगा तो टिश्यू रेस्पिरेशन. सो दिस इज अवर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड स्टेप, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ स्टेप. In plants, there is no special organ or system present for respiration. कोई बता सकता है कि प्लांट में बहुत ज्यादा स्पेशल सिस्टम क्यों नहीं है रेस्पिरेशन का? क्योंकि उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है. दूसरा, वो फोटोसिंथेसिस से ही अपनी एनर्जी को गेन कर लेंगे. तीसरा, उनके पास स्टोमेटा प्रेजेंट है. ज्यादा जो आपकी जो लीव्स हैं बेटा वो डायरेक्टली इन द कांटेक्ट ऑफ, ज्यादा पार्ट जो है वो एयर के कांटेक्ट में होता है. हमारी बॉडी में क्या है कि हमारा जो बहुत कम पार्ट है जो एयर के कांटेक्ट में होता है, तो हम डायरेक्टली, अगर हमारी स्किन अंदर मतलब स्टोमेटास के थ्रू या होल्स के थ्रू अगर ऑक्सीजन लेगी तो हमारी बॉडी की ईच सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती. इसलिए हमारे अंदर जो एक सिस्टम है ताकि ईच एंड एवरी सेल कैन गेट दी ऑक्सीजन. ओके, तो जब हम प्लांट्स के बारे में करेंगे तो हमें इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा काम है. यस, cramps are caused by heavy exercise resulting in the accumulation of. cramps क्यों आए? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल और हीट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. ओके, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, एनी डाउट? यस रितंजय. यस मैम, मेरा एक डाउट है कि Yes, जो